तो आज का 8th स्टैंडर्ड का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, अपन ने कल लेवलिंग के बारे में पढ़ लिया था, लेवलिंग के सारे फायदे नुकसान भी लिख लिए थे, बरोबर ना। आज हमको और आगे का पढ़ने का है। लेवलिंग में अपन ने प्लोइंग में ये भी देख लिया था कि अपन प्लो या हो या कल्टीवेटर यूज करते हैं। लेवलिंग में अपन क्या यूज करते हैं? सिंपल लेवलर। उसके बाद में अगली स्टेप क्या आ जाती है? अब हमको बीज बोने से पहले ही मैं इन सम केसेस हमको फर्टिलाइजर डालने हैं। ध्यान रहेगा क्या पक्का सबको? पार्थ, ध्यान रहेगा क्या पक्का सबको? ठीक है। अब तुमको ये तो ध्यान रखना ही है, मैन्योर जो है वो पहले भी पढ़ा है ना, हमने लिखा भी है ना, ह्यूमस वगैरह रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसके अंदर, अदर डिकेइंग मैटर भी रहता है, और सॉइल भी रहती है। फर्टिलाइजर एनपीके भी रहता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। जबकि फर्टिलाइजर के अंदर ओनली एनपीके रहता है। ठीक है। मैन्योर एनपीके प्लस प्लस बहुत सारी चीजें रहती है, और फर्टिलाइजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एनपीके ही रहता है। अब एनपीके जो है ना, एनपीके ये एक्चुअली फर्टिलाइजर के टाइप भी है। हम झाड़ को क्या चाहिए? नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम। सभी प्लांट्स को सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ कुछ प्लांट्स को सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए, कुछ कुछ प्लांट्स को सिर्फ पोटेशियम चाहिए, कुछ कुछ प्लांट को सिर्फ फॉस्फोरस चाहिए। तो हमने इंसानों ने जो केमिकल फर्टिलाइजर बनाए ना, वो भी हमने 3 टाइप के बनाए। ठीक है। हमने फर्टिलाइजर भी 3 टाइप के बनाए। एक हमने बनाए नाइट्रोजीनस, ऐसी फर्टिलाइजर जिसमें बाकी भी चीजें हैं, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन, जिससे प्लांट को बल्क में नाइट्रोजन मिलता है। फिर ऐसे बनाए जिसमें बल्क में फॉस्फोरस मिलता है, उसको बोलते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। और हमने ऐसे भी बनाए जिसमें बल्क में पोटेशियम मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेसिक, पोटेशियमिक नहीं, पोटेसिक फर्टिलाइजर्स। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, वो हमको एनएसओ के लिए स्ट्रिक्टली ध्यान रखने पड़ते हैं, स्ट्रिक्टली। ठीक है। देखो, एक सिंपल सा चार्ट आएगा, वो छापना पड़ेगा हमको, क्योंकि एनएसओ में सारे के सारे एग्जांपल्स आते हैं, और जितना जनरली गूगल पे मिलते हैं उससे भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो तुमको व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टाइप फर्टिलाइजर मिल रहे हैं। ठीक है। एक मिनट रुको, मैं ऐसी वेबसाइट खोलता हूँ जिसपे प्रॉपर देके रखे होंगे सारे एग्जाम्पल। जोर से लगा ना पांडे जी तो। ये सारे के सारे ना, और भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो गए उसके। बोर्ड पे ये हो रहा है क्या? एक बार वेबसाइट लगा लेने दो, फिर मैं फिक्स स्क्रीन कर देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैंने बच्चों को पहले पूरी नोट्स लिखा के दी थी, वो है नहीं अभी। ये देखो, ये है अपने पास में नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। अब देखो, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर तुमको ऊपर दिखेगा, सबसे ऊपर तुमको नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर दिख रहा होगा। उसका एक एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट दिया है, दिख रहा है क्या? ठीक है। अनदर एग्जांपल भी देखो, एक तो तुमको सोडियम नाइट्रेट तो दिया ही है। एक मिनट चाहिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए डिसेबल्ड है क्या? एक मिनट था क्या? हाँ। तो एक देखो, एक अपने पास में सोडियम नाइट्रेट देके रखा है, उसका एग्जांपल। फिर अमोनियम सल्फेट देके रखा है, फिर अमोनियम नाइट्रेट देके रखा है, फिर नाइट्रो चौक देके रखा है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट देके रखा है, अमोनियम क्लोराइड देके रखा है, यूरिया देके रखा है। ये सारे कौन से एग्जांपल है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, ऐसे फर्टिलाइजर जिसको डालने से नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है। फिर थोड़ा हम अगर जाए, आगे जाए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में, तो एक रॉक फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट है। ठीक है। सुपर फॉस्फेट में भी अलग अलग प्रकार के टाइम होते हैं। बेसिक स्लैग होता है,
ठीक है। बोन मील, ये सारे के सारे क्या है, बोन मील के भी दो प्रकार होते हैं, रॉ बोन मील और स्टीम्ड बोन मील। ठीक है। हड्डी का चूरा, भस्म, हड्डी का चूरा, उसको भी फर्टिलाइजर बोल के डाल देते हैं। जो स्मशान भूमि होती है ना, स्मशान भूमि, वहाँ पे जो राख, वो लाश वगैरह जला देते हैं, बाकी भी राख वगैरह नहीं, थोड़ी बहुत जाके अस्थियां तो गोड़ा हो जाती है, अस्थियों में हड्डियां आती है, चूरा तो उठाते नहीं है ना, ऐश तो उठाते नहीं है, तो वो ऐश फर्टिलाइजर बनाने में डाल देते हैं सारे के सारे। फिर पोटेशिक फर्टिलाइजर, उसमें ये अलग 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 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स रहते हैं। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, अपन ये चार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये सिंपल सा चार्ट है जिसमें अपने को समझता है। वो ब्लू वाली छड़ी भी चली गई नहीं यहाँ से। कपड़े से कितना ही होगा, वो मुक्की बार बार आई जाएगी। ब्लैक वाला है तो एक बार उठाया ना फिर चली जाती है, ब्लैक वाले पे जल्दी नहीं आती। देखो, तो अपने पास जो फर्टिलाइजर्स है वो तीन टाइप के हैं, नाइट्रोजिनस, फॉस्फेटिक और पोटेशिक। और इसके अलग अलग एग्जांपल है, वेबसाइट से देख के मैं लिख के दे दूं क्या चार्ट यहाँ पे तुमको पूरा, कि तुम पूरा लिखते हैं कप्पे पढ़ पढ़ के? बोला देखो, विच कंटेन, एक मिनट, मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन, फिर इधर विच कंटेन मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ phosphorus and which contain maximum proportion of potassium, के म्हणजे पोटेशियम। ठीक है। मैं इसके एग्जांपल्स वेबसाइट से लिख लिख के एक अच्छे से चार्ट में ग्रुप पे लिख दे रहा हूँ, ग्रुप पे नहीं, इसमें ही लिख दे रहा हूँ, और तुम बोर्ड से छाप लो डायरेक्ट। और बाद में तुम इससे रेफरेंस नोट्स पढ़ के अपने बुक में, नोटबुक में ऐड कर सकते हो। ऊपर की हेडिंग लगा लो, एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, जल्दी से, और जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, फास्ट। ये रट्टा मारने वाला सेक्शन है पूरा। फर्टिलाइजर से प्लांट को फायदा होता है, ये हमने देख लिया है। क्या फायदा होता है प्लांट को, जैसे हमको बड़ा होने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, वैसे ही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को भी चाहिए होते हैं। लेकिन उसको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन नहीं चाहिए होते, उसको सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जो कि होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो मिट्टी में तो ये हमेशा से रहते ही है, लेकिन हम इंसानों ने इतनी खेती बाड़ी कर ली है कि मिट्टी में का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम एकदम कम हो गया है। तो फिर प्लांट्स और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए हमको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। तो हम फैक्ट्री में एक्स्ट्रा डालते हैं, बनाते हैं, और फिर खेत में जाके डाल देते हैं। तो जो फैक्ट्री में जो सब्सटेंस हम बनाते हैं, जिसके मदद से प्लांट्स को ये नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस, ये पोटेशियम, ये सब मिलता है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, और अलग अलग प्रकार के हैं। भैया ऊपर बोलो जी। भैया फार्मिंग करने से कुछ आपका डिसएडवांटेज आवाज बहुत कम आ रहा है जी। फार्मिंग करने से कुछ डिसएडवांटेजेस है क्या? है ना, सॉइल इरोजन हो जाता है बहुत बड़े पैमाने पे, माइक्रोबियल लाइफ मर जाती है। लेकिन एडवांटेजेस, फार्मिंग करनी इसलिए पड़ती है क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर इंसान बहुत कम रहते तो हम जंगल में जाके भी अपना खाना ढूंढ लेते थे। लेकिन इंसान इतने ज्यादा है, उनके लिए उगाना पड़ता है, नहीं उगाएंगे तो क्या होगा, मर तो जाएंगे, लेकिन मरने के पहले औरों को बहुत मारेंगे। जब भैया भुखमरी होती है ना, तो लोग सड़कों पे उतर आते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, चोरी डकैती, पूरा ग्लोबल जो सोशल ऑर्डर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जो सोशल हार्मनी में लोग रहते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है भुखमरी के कारण। पीछे देखना, खिड़की से पीछे एक बार अंधेरे में भैया देखना, एक मिनट। भैया हाँ जी, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। भैया वो इसका आप मुझे फोटोज भेज सकते हो क्या? मेरे यहाँ पे लाइट नहीं, मुझे कुछ दिख रहा नहीं है ठीक है, लिखने आयुष, को। आप कैमरा बंद करके रख लो। ठीक है, ठीक है, आप फोन भी बंदिज कर लो, ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है भैया, आप लीव थैंक यू। कर लो, फुल गंगापुर लासुर बारिश ही चल रही है। बच्चों आप देखो, नहीं नाइट्रोजन की जो, आप मुझे सिखा रहे हो फुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन की जो फर्टिलाइजर है ना, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, वो खुद ही चार प्रकार के, जिधर ऐसे वेबसाइट पे दे करके रखा है। एक है नाइट्रेट, बेटा जो भी नाइट्रेट रहता है ना, उसमें NO3-1 ये वाला आता है। लिखते चलो ना तुम, बोर्ड पे लिखे वाला है। फिर दूसरा है अमोनिया वाला। अमोनिया म्हणजे उसमें क्या आएगा, NH3 आयन आएगा, या NH4+1
NH3 अमोनिया कंपाउंड आएगा या NH4+1, ये आयन आएगा अमोनिया वाले में। ठीक है, उसके बाद में अगेन है एक अमाइड फॉर्म के, अमाइड। अमाइड बोले तो क्या, अमाइड बोले तो NH2-1, और लास्ट में आता है अमोनियम, अमोनियम सॉल्ट्स। ये सारा का सारा नाइट्रोजिनस ही है। अमोनियम सॉल्ट्स में NH4+1 आता है। ऐसे चार टाइप के अपने पास में क्या है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर ही चार टाइप के। अब ये चार में से कौन से टाइप में आता है वो अपन झगड़ा नहीं करते बैठेंगे, मैं सीधा तुमको एग्जांपल लिख के देता हूँ, नहीं तो चलो वैसे ही लिख देता हूँ। नाइट्रेट में कौन आता है, तो नाइट्रेट में एक आता है सोडियम नाइट्रेट। क्या आता है, एक फर्टिलाइजर सोडियम नाइट्रेट। इसकी मार्केट में गोनी मिलती, गोनी, सब बच्चों को गोनी पता है, गोनी, वो जूट का थैला पूरा 50 किलो का, 100 किलो का, 1 क्विंटल का मिलता है। ठीक है, तो लोग जाके ये लाते हैं और खेत में डाल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, NaNO3, सब बच्चों ने ध्यान रखना, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ठीक है, उसके बाद में एक अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट। ये बहुत फेमस फर्टिलाइजर है, बहुत फेमस, NH4 2SO4। उसके बाद में एक अमोनियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, उसका भी फॉर्मूला रहता है, लिखते चलो जल्दी जल्दी, चार्ट लिख रहे हैं हम। एक ही मिनट बेटा, ये लो, पहले पहले काम करो। ऐसे करो क्या, पहले मैं लिख लूं क्या पूरा, ना कोई टाइम पास होगा। हाँ नहीं ठीक, नहीं नहीं तुम लिखो चलो, नाइट्रोजनस लिखते चलो, न्यू पेज पे कंटिन्यू कर सकते हैं ना, एक ही पेज पे लिखते चलो, जगह बचे तो अगले पेज पे जाना, टेंशन नहीं लेना। आओ जी। पहले तुम ऊपर का चार्ट लिख लो तो पूरा इतना लिख लो, फिर नीचे बताता हूँ। इतना हो गया सबका, ठीक है, हाँ रुक जाओ रुक जाओ, जल्दी लिख तो प्राप्त। अभी नाइट्रोजन के ज्यादा है, बाकी इसके हाँ नहीं रहेंगे, 10-10, एक पेज पूरा भरेंगे अगर लाइन नहीं छोड़ो तो। हाँ ले लो ना, मोकली मोकली रखना बुक, जब तुम मैंने स्वयं का ये प्रेप गाइड पढ़ोगे और बुक्स डालूंगा ना, तो और 5-5 एग्जाम्पल मिलेंगे, तो सेकंड पेज खुला रखना, कॉलम मार के मिलते जाएंगे। नाइट्रोजनस के 5 मिलेंगे, फॉस्फेटिक के 5 मिलेंगे, पोटेशिक के 5 मिलेंगे। जब अपन ट्यूशन में NSO के, नाइट्रेट देखे नीचे लिखेगा ऐसा। इधर इस पेज पे जगह है ना, फिर अगले पेज पे लिखो। अगले पेज पे फिर हेडिंग लेके नाइट्रेट नीचे पे। हाँ हाँ चलेगा। सबने लिख लिया, प्राप्ति हो गया ये, इधर इतना ले सकता हूँ नीचे अभी। ठीक है चलो करो, अमोनियम नाइट्रेट एक हो गया। उसके बाद में, हाँ जी, फिर एक है नाइट्रोचौक। नाइट्रोचौक में तुम बच्चों ने ध्यान रखना, उसमें हम अमोनियम नाइट्रेट को, NH4NO3 को मिक्स करते हैं लाइमस्टोन के साथ में। सब बच्चों ने ध्यान रखना, नाइट्रोचौक का वो भी इसमें ही आता है, नाइट्रेट में। और फिर एक आता है, वो डेंजर नाम है उसका, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। मैंने नाम नहीं लिखा, फॉर्मूला लिखा, चलेगा क्या, है क्या, भला नाम लिख देता, वो लिख देता। लिखो पूरा, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम मतलब क्या, NH4+1, सल्फेट मतलब क्या, SO4-2, और नाइट्रेट मतलब क्या, NO3-1। तो एक ही फर्टिलाइजर जिसमें अमोनियम भी आता है, सल्फेट भी आता है, नाइट्रेट भी आता है। ये वाला फर्टिलाइजर अमोनियम सॉल्ट के टाइप वाले फर्टिलाइजर्स में आता है। इन दोनों के नहीं करते। नहीं जी। उसके बाद में जो अमाइड वाला रहता है ना, अमाइड सबसे फेमस फर्टिलाइजर उसमें आता है, नाम सुना है ना, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला पता है क्या, NH2-CO-NH2, ऊपर अमाइड में भी NH2 है ना। ठीक है, फिर अमोनिया वाले इसमें क्या आता है, अमोनिया वाले में आता है अमोनियम क्लोराइड।
उसका फॉर्मूला रहता है NH3 प्लस HCl, मतलब NH4Cl। मैं अलग अलग कलर्स में हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे। एक के नीचे। हाँ जी। समझ रहा ना, पिंक वाला पूरा पिंक में, ब्लू वाला पूरा ब्लू में है। नहीं नहीं लिखता था, होते आ गया अभी। रेनबो, ग्लिटर पिंक। हाँ, अमोनिया में एक ही, अमाइड में एक ही, खत्म हो गया अभी। और ये इधर अमोनियम सॉल्ट में और एक आएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अथर्व आया हुआ है क्या? ओके। कॅल्शियम म्हणजे Ca+2, अमोनियम म्हणजे NH4+1 और नाइट्रेट म्हणजे NO3-1। हो गया क्या? पूरा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर चार्ट है बेटा। हो गया क्या ये सबका? हो गया। ऑक्साइड का कितने, एक ही जगह? अमाइड, अमाइड ऑक्साइड नहीं वो। वो अमोनियम सॉल्ट में लास्ट में। वो माइनस है क्या के बीच में? M किस वाले में? NH2। NH2-1 है ना बेटा। यूरिया का नीचे। हाँ, NH2 डैश CO डैश NH2 डैश है। यूरिया के फॉर्मूला में डैश डैश है। हाँ बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है वो। लिखने का काम खत्म करो, समझने का करते हैं फिर। इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं, इतना है समझने जैसा, फर्टिलाइजर डाला तो प्लांट की ग्रोथ जल्दी होती है। और फिर समझने जैसा लास्ट में ये है कि फर्टिलाइजर के फायदे और नुकसान क्या है, और मैन्योर के फायदे और नुकसान क्या है। मैन्योर का नुकसान तो शायद है ही नहीं, मैन्योर के सिर्फ फायदे हैं। फर्टिलाइजर के फायदे बहुत सारे, नुकसान थोड़े से। ये सबने लिख लिया क्या पूरा? यस सर। हाँ जी, मेरे को भी आगे ही जाना है, बच्चे एकदम आराम आराम से चालू है। नहीं था क्या? जैसे मैंने ये बनाया, इसका है क्या? नहीं आया। मैंने ये बनाया। देख नहीं बना।
भैया, बोलो जी। भैया अभी मैं लीव कर सकता हूँ, आप रिकॉर्डिंग भेज भेज देना बाद में। भले भले। थैंक यू भैया। बाय भैया। बाय बाय। हो गया सबका नाइट्रोजिनस। अब सब बच्चे ना फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के बारे में लिखना चालू करो। मैं एक चार्ट बनाता हूँ। ले रहा हूँ। तुम मत बनाओ, पहले फॉस्फेटिक मुझे बनाने दो बेटा, तुम मत बनाओ। मैं एक मस्त सुंदर गोल गोल चार्ट बनाऊंगा, फिर तुम लास्ट में लिखना पूरा। हो गया। हाँ, अभी सब जन इधर देखो। अभी मैं एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का चार्ट बनाता हूँ। तुम बच्चों ने ध्यान रखने का, एक उसमें सबसे पहले तो ये है रॉक फॉस्फेट, तुम मत लिखना अभी। रॉक फॉस्फेट डायरेक्ट नेचर में मिलता है। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग होता है वो, डायरेक्ट नेचर में मिल जाता है किधर भी ढूंढ। उसके बाद में है ना बेटा, उसके बाद में रहता है सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट के खुद के 3 टाइप रहते हैं। तो पहला वाला जो यूज होता है वो होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। दूसरा जो यूज होता है, आ, एक मिनट, सिंगल सुपर फॉस्फेट एक रहता है। उसके अंदर ध्यान से सुनो, 16 से 20% तक फॉस्फोरिक एसिड रहता है, H3PO4। पता रहेगा तुमको, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। दूसरा वाला क्या रहता होगा, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट की खास बात ऐसी है कि उसमें 35 से 38% फॉस्फोरिक एसिड रहता है, H3PO4। और तीसरा वाला रहता है ट्राई, नहीं डायरेक्ट उसका नाम ही है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। और उसमें 44 से 49% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड रहता है। उसके बाद में और एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, जैसे कि रॉक सॉल्ट हुआ, जैसे कि सुपर फॉस्फेट हुआ, वैसे ही एक है, उसका नाम है बेसिक स्लैग, कचरा। ठीक है, बेसिक स्लैग। इसका इसका जनरली जो फॉर्मूला रहता है वो P2O5 रहता है। स्लैग मतलब कचरा। जैसे गटर में देखने के बाद वो काला काला नीचे मैल पड़ा रहता है ना, जड़ जड़ चिक्कल, वो स्लैग रहता है। उसको वैसे चीजों को जो नीचे सेटल हो जाते हैं उसको स्लैग बोलते हैं। ऐसे ही एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और एक है, उसका नाम है बोन मील। ठीक है, बोन मील। ये हड्डियों की राख। अब बोन मील जो है ना, बोन मील वो खुद, हाँ, रॉ फॉर्म में रहता है और स्टीम्ड फॉर्म में रहता है। ये सारे भिन्न भिन्न प्रकार के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है। अब मैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में एक तुमको कॉमनली यूज्ड बता देता हूँ, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड होता है। ये क्यों यूज होता है, इससे 2 तत्व मिलते हैं।
एक तो इससे प्लांट को, मिट्टी को नाइट्रोजन भी मिलता है और फॉस्फोरस भी है, मिलता है। बात समझ आई क्या तुमको? पक्का अगर तुम ये लिखना चाहते हो पूरा चार्ट तो लिख लो जल्दी। जल्दी लिख लो बेटा जल्दी। सबका हो गया क्या? 2 मिनट भैया।
बहुत जास्त. हो गया. अभी सब लोग हेडिंग लगाओ पोटेशिक. उसमें दो ही है, एक म्यूरिएट ऑफ पोटेश और एक सल्फेट ऑफ पोटेश. मैं देखो चार्ट लिख लेता, फिर तुम छाप लो. पोटेशिक फर्टिलाइजर्स. एक होता है म्यूरिएट ऑफ पोटैश, एक होता है सल्फेट ऑफ पोटैश. इसमें जनरली K2O रहता, और भी तत्व रहते हैं, इतना रहता है. म्यूरिएट म्हणजे समझता है क्या तुमको क्या, या म्यूरिक एसिड वगैरह समझता है क्या, क्या मतलब क्लोरीन. ठीक है. और सल्फेट मतलब सल्फर और ऑक्सीजन का SO4-2. सल्फेट ऑफ पोटेश. इसमें दोनों में K2O लगता है बनाने में. पहले वाले में 50 से 63 टक्का लगता है, दूसरे वाले में 48 से 52 टक्के लगता है. तो इतना एक डेटा पॉइंट ध्यान रखना सबने. लिख लो बस, इतना सिंपल. ये थोड़ा मोर कॉस्टली रहता है, ये चीपर रहता है. बनाने में पैसे ज्यादा लगते हैं बेटा, तो बेचने में हम ज्यादा भाव रखेंगे. दोनों. जो महंगा रहता है वो अच्छा भी रहता है ना. ये सब में से सबसे ज्यादा जरूर फॉस्फेटिक रहता. अच्छा, एक भी नहीं ना केमिकल. फॉस्फेटिक मोस्ट नीडेड रहता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर ऑलरेडी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करते रहते हैं. तो झाड़ बोलता है कि मुझे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम चाहिए था. पोटेशियम तो बहुत थोड़ा सा चाहिए था. मेन तो मुझे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चाहिए था. नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे ही रहे. तो मेन मुझे बचा क्या लेने के लिए, फॉस्फोरस. फॉस्फेटिक, हाँ, DAP वगैरह फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर ज्यादा काम के रहते हैं, बहुत जरूरी रहते हैं. दोनों एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं ना. तो DAP और यूरिया ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, प्रचंड प्रमाण में यूज होते हैं DAP और यूरिया. ये तो कुछ ऐसे स्पेशल चिलीज उगाने होंगे, फ्रूट्स उगाने होंगे, मैंगो मैंगो उगाना होगा, तो फिर वो सल्फेट ऑफ पोटैश यूज होता है फिर. ऐसे कुछ स्पेशल हॉर्टिकल्चर में यूज होता है वो, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाने के लिए, और वो भी थोड़ा सा पाउडर रहता है, छिड़कना पड़ता है. तुम करोगे कितने कुटाने, नहीं ना. हाँ. ये हो गया सबका, ये हो गया क्या. जब ये तुम्हारा हो जाए तो हेडिंग लगाना टाइप्स ऑफ मैन्योर्स. जो शेन खत है जो हम ऑर्गेनिकली बनाते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार का रहता है. एक तो रहता है फार्म, और खेत के कचरे से ही बनाया गया मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर. इसको क्या बोलते हैं, FYM. याद है तुमको, वेरी गुड. और एक आधा याद है क्या, ग्रीन मैन्योर. याद है क्या, बहुत बढ़िया, जबरदस्त. इनमें से किसको ब्राउन मैन्योर बोलते हैं, नहीं ना.
पक्का वर्मी कंपोस्ट कुछ बोलते हैं क्या? मुझे लगता है कंपोस्ट को बोलते हैं। लिखा के दिया था पिछले साल। पक्का देखा है क्या तुमने? है पिछले साल नोट्स अभी? है क्या वो? पांडे जी के पास इधर ही है, देखो। हाँ, एक ग्रीन मैन्योर होता है। ग्रीन लिखा क्या ना? उसको ब्राउन मैन्योर बोलते हैं क्या? FYM को ही ब्राउन मैन्योर बोलते हैं, ये ध्यान रखो। फर्स्ट और थर्ड। आड़े ही डालते थे। वो घर पे आती, पुणे में बहुत सारे लोग करते हैं, पुणे मुंबई में। ऐसे डस्टबिन में, बाहर डस्टबिन रहता है उनके पास, केले का छिलका, कुछ भी वेजिटेबल का जो कचरा रहता है, किचन का खरकटा डाल देते हैं उसमें, चाय पत्ती वगैरह। उसको गोल 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 घुमा देते हैं, उसमें आड़ियाँ रहती है बहुत सारी, 4 5 10। और वो एक हफ्ते में सारा खा खा के मिट्टी बना डालती है, सब कुछ मिट्टी बनते जाती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालते जाना, यूज करते जाना। कुंडे बुंडे लगाए रहते हैं उसमें, डालते रहना। एकदम अच्छी, प्लांट के लिए एकदम न्यूट्रिशियस रहती है। इस कुत्ते के लिए पेडिग्री, अपने लिए कॉम्प्लेन, उसके लिए वो ह्यूमस वाली मिट्टी। नहीं। खेत में गए हो क्या? खेत की जो मिट्टी रहती है वो इसी जगह। नहीं, वो पेटी बंद रहती ना फिर। नहीं तो उसमें से अंदर प्लास कप्पे बने रहते हैं, अपन जब डालते, जब ढक्कन बंद करते तो अंदर का कप्पा खुल के फिर हो जाता है। इस पूरा मैकेनिज्म रहता बना हुआ। उसको प्रोडक्ट डिजाइनिंग बोलते हैं उस फील्ड को। कुछ भी बनाना, ये डिजिटल बोर्ड कैसा था, ये पेन कैसा है, एकदम इसका सब कुछ बनाना प्रोडक्ट डिजाइन बोलते हैं इसको। बहुत पैसा रहता है इसमें, जो प्रोडक्ट डिजाइनर बनता है उसको। उसके लिए भी इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, मैथ्स आना चाहिए, कोडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बहुत पैसे छापते हो। प्रोडक्ट डिजाइनिंग बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मैथ्स आना चाहिए उसके लिए। अगर बन जाए तो अच्छा है, अपने ट्यूशन से रहेंगे। साइकोलॉजी लिया है क्या उसने? अच्छा है, तुम सबका इलाज करने के लिए अच्छा रहेगा। चलो, अभी एक सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन का कॉलम है जो तुमको स्कूल में लगेगा, 100% क्वेश्चन आएगा। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसको भी हमेशा गरीबी अच्छे लगते हैं ना। ये मैन्योर जो है, मैन्योर, इसके भी फायदे हैं और फर्टिलाइजर के भी फायदे, दोनों के कुछ ना कुछ फायदे रहते हैं, दोनों के कुछ ना कुछ शायद नुकसान भी रहते हैं। हाँ जी। ये नेचुरल सब्सट हाँ, एक एक पेज तो लग ही जाएगा, एक पेज तो नहीं जाएगा, आधा पेज मैं छोटा छोटा करके दे रहा हूँ। इसमें नेचुरल सब्सटेंसेस रहते हैं, इसमें केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं इसमें नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं, इसमें केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं। बरोबर। उसके बाद में मैन्योर में हम और चीज क्या देख सकते हैं? इसको खेत में ही बनाते हैं, खुले मैदान में खेत में ही बनाते हैं। और इसको किधर बनाते हैं? प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, अलग अलग बड़े बड़े केमिकल रसायन फैक्ट्रीज में बनाया जाता है इसको। देखो, इसमें ह्यूमस बहुत होता है, रिच इन ह्यूमस, बट डेफिशिएंट इन NPK। थोड़ा कम रहता है इसमें NPK। और इसमें क्या है? नो ह्यूमस बट लॉट्स ऑफ NPK। इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। इससे दो दो पोल्यूशन होते हैं, एक तो सॉइल का पोल्यूशन होता है और एक वाटर पोल्यूशन होता है।
वाटर पोल्यूशन फर्टिलाइजर से होता है ना, वो क्यों होता है? वो लीचिंग के कारण होता है। और सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी खराब हो जाती है ना फर्टिलाइजर्स के कारण, वो क्यों होता है? वो सीपिंग के कारण होता है। शिवम बाबू, ध्यान दीजिए क्लास में। सीपिंग मतलब क्या होता है बच्चों? एक मिनट समझ लो। ये तुम्हारा खेत था, खेत के पास से नदी बहती थी, तुमने बहुत सारा फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर डाल के रखा था। जब बारिश का पानी उसके ऊपर गिरा ना, तो बारिश के पानी में मिक्स होके वो मिट्टी में चले गया अंदर। ठीक है, और मिट्टी को खराब करने लग गया, इसको बोलते हैं सीपिंग। और तुम्हारे खेत को जरा सा स्लोप था, स्लोप, बहुत सारा फर्टिलाइजर तुमने डाल के रखा था, तो जब बारिश हुई, बारिश, तो बारिश के साथ बह के वो नजदीक के वाटर सोर्स में चले गए, उसको क्या बोलते हैं? लीचिंग। ध्यान रहेगा कि पक्का? तुमको पक्का? नक्की? बरं। लीचिंग, जो फर्टिलाइजर का वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, वो फ्लो होके नियर बाय वाटर सोर्स में चले जाता है। पानी का पोल्यूशन होता है ना उससे, वाटर पोल्यूशन। लिखो तो। नहीं हो रहा है बेटा? अगर तुम एक चम्मच मैन्योर लो और एक चम्मच फर्टिलाइजर लो और एक ग्लास में डाल दो, तो पानी में जल्दी कौन घुल जाएगा दोनों को घुमाने पे? कौन घुम जाएगा, घुल जाएगा? फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर गायब हो जाएगा, पानी शक्कर के जैसा, डायरेक्ट गायब हो जाएगा। इसी कारण, एंड देयरफॉर प्लांट्स एब्जॉर्ब इट स्लोली। प्लांट के रूट्स के पास में पानी होता है, उसमें मैन्योर मिलना चालू होता है, लेकिन मैन्योर पानी के अंदर धीरे धीरे मिलता है। तो जब वो धीरे धीरे मिलता है तो प्लांट भी उसको धीरे धीरे खींचता है। क्योंकि प्लांट कोई सॉलिड चीज को अपने अंदर थोड़ी ले सकता है। प्लांट के पास बॉल गया, मालूम पड़ा प्लांट की लकड़ी ने बॉल खींच लिया अंदर, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन प्लांट के पास कोई लिक्विड पड़े वाला रहा तो प्लांट उसको खींच लेता है। भैया 2 मिनट ऊपर लो ना। लो जी, देखो जल्दी, देखो चहिता जी। हाँ। हो गया क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। तुम्हें टेक्सचर समझ आता है? टेक्सचर, जब तुम कपड़े खरीदने जाते हो तो तुम्हारी मम्मी को कपड़ों का टेक्सचर बड़ा समझता है। तुमको शर्ट की डिजाइन और कलर पसंद आता है, मम्मी टेक्सचर देखती है, कपड़ा कैसा है। मम्मी के हाथों में कुछ तो फिंगर्स में जादू है, उसको समझ जाता है क्या है तुमको कितना पसंद होना, इसलिए देती मम्मी फिर वो। ठीक है। पोरोसिटी मतलब क्या रहता है? पोरोसिटी मतलब जिसमें छेद हो, स्पंज के अंदर छेद होते हैं, स्पंज के टुकड़े के अंदर पानी डालो तो उसमें छेद में चले जाता है ना अंदर, है ना? उसको पोरस बोलते हैं। विटकर रहती है, विटकर दिखने में तो सॉलिड रहती है, उसमें बारीक 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 छेद होते हैं, पानी डालते हैं तो विटकर सोख लेती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना। कंस्ट्रक्शन पे देखा होगा ना, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें विटकर भर के रखते हैं। विटकर गीली हो जाए, गीली विटकर से कभी भी घर बनाते हैं, मालूम है तुमको? कभी भी सॉलिड सूखी विटकर से नहीं बनाते। जब तुम्हारे घर का कंस्ट्रक्शन अगर चालू हो और वहां पे ट्रैक्टर से सारी विटकरें उतारी, तो उस पर भरपूर पानी मारना चाहिए। अगर पानी कम मारा तो फिर लीकेज हो जाए। ठीक है, ये घर बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड है, इसकी दीवारें जो है बहुत ज्यादा अच्छे से तगड़ी बनाई गई। इतना सब 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 पानी मारा, हाउस के हाउस वेट कर भरे आ रहे हैं पूरे।
उसके बाद में प्लास्टर भी एकदम खतरनाक होने वाला है घर का, उसको भी भरपूर पानी मारना पड़ता है। वो प्लास्टर नहीं, पेंट है। उसके अंदर पीओपी, उसके अंदर प्लास्टर। पेंट और पीओपी निकल जाता है, लेकिन प्लास्टर और अंदर की जो वॉल है, ब्रिक वॉल और कंक्रीट की वॉल, जो सीमेंट की वॉल है, वो अगर मजबूत है तो घर तुम्हारा 100 साल तक टिकेगा। कच्चे है तो 50-60 साल बाद वापस बनाना पड़ेगा। कितने साल का है तो अभी, तेरी विकेट पड़ जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। आखिरी क्षण में तेरे शव को इधर ही लाएंगे घर दिखाने के लिए। क्या हो गया, सबने पॉइंट्स लिख ले क्या? हाँ भैया। फर्टिलाइजर से ना टेक्सचर सुधरता है, ना पोरोसिटी, ना एरेशन। बहुत अच्छा है ना। पूरा थोड़ी लिखता बेटा, इम्प्रूव, इट डज नॉट इम्प्रूव, ब्ला 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 ब्ला, इतना बस, सिंपल, खत्म। अभी अगला है ना, ये टेबल खत्म हो गया। अब दूसरा नवीन नवीन सब टॉपिक है ना इसमें। मैन्योर और फर्टिलाइजर हो गए ना, अभी दूसरा पढ़ना है आगे। अब पानी डालना है झाड़ को। इस साल मैं स्कैन करके पीडीएफ डालूंगा, वो सरस्वती पब्लिकेशन का बुक पड़ गई है 4 जगह पे, वो अभी ट्यूशन में। यहाँ पे भी है उसके कुछ पेजेस। फिर जब वो आएंगे उसमें से तुम एक्स्ट्रा नोट जो तुमको बनाना है वो बना लेते ट्यूशन की नोटबुक में। ठीक है। अब नहीं मिलती वो बुक मार्केट में, बंद हो गई वो। वो सरस्वती पब्लिशिंग हाउस पे केस हो गया। वो हाँ, वो सरस्वती जो आती है ना वो इलीगल है, वो बुक चलती है वो। तुम उस पे केस है, वो पब्लिशिंग हाउस पे, हाँ सरस्वती पे केस है वाला है। तो अभी सिर्फ वो पहले लातूर में छपती थी, अभी संभाजी नगर में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। उनका छोटी सी दुकान है, अपने ट्यूशन के रूम जितनी, इधर इस चीज में पूरी बुका छपती है उनकी सारी। वो एक संस्था है, वो एमटीएससी के पेपर होते हैं ना 8, 9, 10th में एग्जाम। तो एमटीएससी ने वालों ने बोले वाला है कि हमारा क्वेश्चन पेपर हमारे अलावा और कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो इन्होंने अपने बुक में छाप दिया और अभी छापते रहते। बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्कॉलरशिप की जो बुक रहती है उसमें स्कॉलरशिप का एक पेपर रहता है ना प्रीवियस ईयर, लेकिन जो उनकी वेबसाइट रहती है उस पर सारे पेपर फ्री में दिया रहते हैं ना। मैं डाल देता ना पिछले साल के बैच को, तुमको डाल दिया होगा, कर लो। ठीक है। तो वैसे ही स्कॉलरशिप के सारे पेपर फ्री में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन एमटीएससी एग्जाम के फ्री में नहीं रहते। तो जो एमटीएससी का पेपर बनाते हैं ना वो बोलते हैं हमको एक पेपर के 500 रुपए दो, फिर हम तुमको पेपर भेजेंगे, और आंसर की के 200। तो इतने अगर 5 साल के भी पेपर मंगाए तो 3500 लग जाएंगे एक एक बच्चे को, कुरियर से आते। तो इसका कारण वो सरस्वती वालों ने पेपर स्कैन करके बुक में छाप देते खुद के, और 5-5 साल के, 10-10 साल के छाप देते आंसर के एक साथ। तो फिर वो 200 रुपए में आती बुक। ये है ना यहाँ पे देखो, ये रखी है सरस्वती अथर्वश्री सरस्वती पब्लिकेशन की, बंद हो गया अभी। अभी हाँ इतनी चाहिए, दो दो, 9th की तो एक ही चाहिए, 8th की दो है, 10th की दो है, 9th की एक है। विद्या भारती भी बंद हो गया पब्लिकेशन। अच्छा 8th का है अपने पास, 9, 10th का नहीं है वो विद्या भारती। ये 8th का विद्या भारती, 8th का नहीं रखा, 8th, ये पूरा 8th का रखा है। वो छोटी बुक्स, ये भी, ये सरस्वती ना अथर्वश्री सरस्वती लिखा नहीं इधर पब्लिकेशन। नहीं, ऑनलाइन अभी सिर्फ इसकी मिलती मराठी या सेमी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की नहीं मिलती, वो बंद करा दी उन्होंने, क्योंकि इंग्लिश के 90% कस्टमर इंग्लिश के ही थे ना। उन्होंने इतना बड़ा केस डाला, 1 साल तक चला वो केस। तब तो वो बांटते चले गए, बिकते चले गए बुक, जितनी बिक सकती है। भैया। बोलो जी। ऐसी बुक छापने में तो 50-100-60 रुपए लगते हैं, बेचते 200 में है। कोई अब तुम्हारी स्कूल की टेक्स्ट बुक होती ना, वो तुम्हारी साइंस प्रैक्टिकल की, या तो वो तुम्हारी कंप्यूटर लैब की मैनुअल होती है ना, वो बुक छापने में 60-70 रुपए लगते हैं। तुमको 450, 500, 600 रुपए, नौ, 900 रुपये। सीडी भी है क्या उसमें? सीडी नहीं नहीं। हाँ तो बहुत से, वो तो 100 रुपए के रहते, 100 रुपए लगते हैं प्रिंटिंग को, यानी वो 900 में बिकते थे। उसमें तो तुम्हारे स्कूल से लेना पड़ता है क्या? हाँ तो तुम्हारी स्कूल जो है, बुरा न लगने के लिए आरती बुक सेंटर से टाइप रहता है कमीशन।
आरती बुक सेंटर वाले के पास ऐसे 20 स्कूल का पूरा लिस्ट रहती है उसके पास काउंटर पे। सच है। तो तुमको एमआरपी भाव पे मिलते हैं 900 पे। तो 100 की बुक आरती बुक वाला 100 रुपए की बुक जो है 150-200 में खुद खरीदता है, और तुमको 900 में बिकता है, तो 700 का जो प्रॉफिट है वो 350 ऑलमोस्ट 50-50% स्कूल में और उसमें बढ़ता है बुक वाले में। तभी स्कूल इतना बड़ा ऑर्डर उसके पास देती ना। 1,000 बच्चे हैं, हर बच्चा कम से कम 8 टेक्स्ट बुक लेगा। एक टेक्स्ट बुक ऑन एन एवरेज 500 की पकड़ लो, 4,000 की लेगा एक बच्चा। 1,000 बच्चे हैं, प्री प्राइमरी से लेकर 10 तक। मैंने तो कम बुक पकड़ी है, 8। ज्यादा रहती है 10-10, 12-15 टेक्स्ट बुक्स, 12-13 तो रहती है टेक्स्ट बुक। मराठी की रहती, फिर आईटी की रहती, जीके की रहती। जीके की तो यूज भी नहीं करते। हाँ वो है। तो 4,000 का सेट इन 2,000, 40 लाख रुपए। उसमें से 20 लाख का कमीशन उधर, 20 लाख का इधर। तो 20 लाख में तुम्हारी स्कूल 20 डिजिटल बोर्ड लगा सकती है, या दो दो बड़े बड़े टर्फ बना सकती है, पर वो बनेंगे नहीं ऐसे। तो सबसे तुमको बताऊँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ।